आधुनिक भारत के इतिहास की इस लेक्चर सीरीज की तीसरे लेक्चर में हम अध्ययन करने जा रहे हैं रामकृष्ण मिशन एवं थियोसॉफिकल सोसाइटी का। रामकृष्ण मिशन जो संबंधित है स्वामी विवेकानंद से और थियोसॉफिकल सोसाइटी जो संबंधित है एनी बेसेंट से। लेकिन लेक्चर की शुरुआत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये आधुनिक भारत की एक पूरी लेक्चर सीरीज है जिसका बहुत अच्छे से अध्ययन तभी पॉसिबल है जब आप इसको सीरीज वाइज देखें। ये लेक्चर सीरीज की तीसरी क्लास है। इसके पहले मैं आपको 2 क्लासेस ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आधुनिक भारत को बहुत अच्छे से समझना है तो आप सीरीज वाइज इनका अध्ययन करें। लेक्चर्स बहुत अच्छे से आपको तब समझ में आएंगे जब आप शुरू से लेकर एंड तक सभी लेक्चर को प्रॉपर वे में देखें, और जैसे जैसे मैं समझाता जा रहा हूँ इन वीडियोस में वैसे वैसे आप प्रॉपर तरीके से नोट्स मेंटेन करें। नोट्स मेंटेन करने से 2 काम होंगे। पहला काम तो ये होगा कि समझने के साथ ही साथ आप चीज़ों को लिखेंगे तो चीज़ें और अच्छे से आपके दिमाग में फीड होंगी। दूसरा फायदा ये है जब आप इनको रेगुलरली 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। साथ ही साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ल्यूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है वस्तुनिष्ठ, ये हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो जैसे जैसे अपन टॉपिक कंप्लीट करते जा रहे हैं वैसे वैसे आप इस ऑब्जेक्टिव बुक को भी लगाते चलें, और जब ये किताब आपकी लग जाती है उसके बाद आप घटना चक्र जो इतिहास की अलग आएगी, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग घटना चक्र आएगी, तो साइमल्टेनियसली ये भी आप लोग लगाते चलें। इससे आपको बहुत कहना चाहिए जो टॉपिक है, टॉपिक बहुत अच्छे से आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर। रामकृष्ण मिशन। चलिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, जिन्हें नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि माना जाता है, याद रखिएगा किसका प्रतिनिधि माना जाता है, इन्हें नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि माना जाता है। इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में 1 मई वर्ष 1897 को कलकत्ता के पास बारानगर में की थी। कहाँ हुआ था, कहाँ हुई थी इस संस्था की स्थापना? रामकृष्ण मिशन संस्था का नाम है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद, जिन्हें नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि माना जाता है, इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में 1 मई वर्ष 1897 को कलकत्ता के पास अवस्थित बारानगर में की थी। बाद में बेलूर में इस मिशन का मुख्यालय बना दिया गया था। इस मिशन के सिद्धांतों का जो आधार है वो हिंदू धर्म के ही वेदांत दर्शन से लिया गया है। अब ये वेदांत दर्शन क्या है, तो ये तमाम सारी चीजें मैं आपको आगे समझाऊंगा जब हम एमपीपीएससी मेंस का पेपर 4 पढ़ेंगे। जी हाँ, मैं पूरी मेंस भी आपको साथ में ही कवर कराऊंगा। ठीक है, तो क्या समझ में आया रामकृष्ण मिशन के बारे में? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने, जिन्हें कहा जाता है क्या, नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि, इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में 1 मई वर्ष 1897 को कलकत्ता के पास बारानगर में की थी। बाद में इस संस्था का मुख्यालय बेलूर स्थानांतरित किया गया था, या बेलूर को बनाया गया था। और ये जो रामकृष्ण मिशन है इसके सिद्धांतों का आधार लिया गया है कहाँ से? वेदांत दर्शन से, जो हिंदू धर्म से ही संबंधित है। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस का जो एक्चुअल नेम था, जो मूल नाम था, वो था गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या था इनका एक्चुअल नाम? गदाधर चट्टोपाध्याय। वह कलकत्ता में गंगा नदी
के पूर्वी तट पर अवस्थित एक मंदिर, जिस मंदिर का नाम था दक्षिणेश्वर में काली देवी मंदिर, मतलब मंदिर का नाम ही था क्या, दक्षिणेश्वर का काली देवी मंदिर के पुजारी थे। ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस कौन थे? कलकत्ता के दक्षिणेश्वर के काली देवी मंदिर के पुजारी थे। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर संत भी कहा गया है। एक और नाम क्या मिलता है रामकृष्ण परमहंस का? रामकृष्ण परमहंस का एक अन्य नाम मिलता है क्या? दक्षिणेश्वर संत। ठीक है, क्योंकि वे दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी थे। इन्होंने इस्लाम व ईसाई धर्म के द्वारा भी ईश्वर का साक्षात्कार किया और कहा कि संसार के सभी धर्म सच्चे रूप में ईश्वर तक पहुंचने के विभिन्न मार्ग हैं। अर्थात इन्होंने जो ज्ञान दिया वो सभी धर्मों की एकता पर दिया था, या सभी धर्मों की एकता का ज्ञान दिया था। इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने इस्लाम व ईसाई धर्म के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार किया। अर्थात इन्होंने हिंदू धर्म के तो पुजारी थे ही ये, लेकिन इन्होंने सभी धर्मों के बारे में ये बताया कि सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है, अर्थात कोई भी धर्म अच्छा या बुरा नहीं होता है। ठीक है, ये मुख्य शिक्षा थी किसकी? श्री रामकृष्ण परमहंस की। उन्होंने धर्म की एकता और मानव सेवा पर सर्वाधिक बल दिया। किसने? रामकृष्ण परमहंस ने। अर्थात इन्होंने कहना चाहिए कि रूढ़िवादी विचारधाराओं से थोड़ा सा ऊपर उठकर सभी धर्मों के सार तत्व को एक माना था। किसने? रामकृष्ण परमहंस ने। तो यहाँ पे से आपने क्या क्या सीखा कि रामकृष्ण परमहंस का जो एक्चुअल नाम था वो था गदाधर चट्टोपाध्याय, जो गुरु थे किसके? स्वामी विवेकानंद के। वे कलकत्ता में गंगा नदी के पूर्वी तट पर अवस्थित दक्षिणेश्वर के काली देवी मंदिर के पुजारी थे, इसीलिए उन्हें दक्षिणेश्वर संत के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इन्होंने जो शिक्षा दी थी वो सभी धर्मों के एकता पर दी थी। इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने इस्लाम व ईसाई धर्म के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार किया और कहा कि संसार के सभी धर्म सच्चे रूप से ईश्वर तक पहुंचने के विभिन्न मार्ग हैं। उन्होंने धर्म की एकता व मानव सेवा पर सर्वाधिक बल दिया था। किसने? रामकृष्ण परमहंस ने। अब वही चीजें इस्लाम व ईसाई धर्म के द्वारा भी ईश्वर का साक्षात्कार किया और संसार के सभी धर्म सच्चे रूप से ईश्वर तक पहुंचने के विभिन्न मार्ग हैं। ठीक है, उन्होंने धर्म की एकता व मानव सेवा पर सर्वाधिक बल दिया। अब विवेकानंद जी के बारे में हम समझते हैं। तो विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी वर्ष 1863 को कलकत्ता में हुआ था। कब? 12 जनवरी वर्ष 1863 को। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। क्या था एक्चुअल नेम स्वामी विवेकानंद का? नरेंद्र नाथ। उन्होंने भारतीय दर्शन के साथ साथ पाश्चात्य दर्शन का भी अध्ययन किया। ठीक है, तो ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहना चाहिए रिलेशन स्थापित किया किसमें? भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन के बीच में। 1880 में रामकृष्ण परमहंस से इनकी भेंट हुई, या प्रथम भेंट हुई, और शीघ्र ही वे उनके शिष्य बन गए। तो याद रखिएगा 12 जनवरी 1863 अर्थात इन्हीं के जन्म दिन पर भारत में युवा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? युवा दिवस मनाया जाता है। बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ। और सबसे मेन चीज, इन्होंने भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन का गहन अध्ययन किया। इसीलिए इन्होंने एक रिलेशन स्थापित किया किसके बीच? भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन के बीच में। 1880 में ये अपने गुरु अर्थात रामकृष्ण परमहंस से पहली बार मिले और शीघ्र ही उनके शिष्य बन गए। वर्ष 1891 में इन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा की और यहाँ के गरीबी व भुखमरी का प्रत्यक्ष अनुभव किया। मतलब उस समय भारत की जो परिस्थिति थी उसका गंभीरता से अनुभव किया था स्वामी विवेकानंद ने। और भ्रमण के दौरान
जब वे राजस्थान में अपने गुरु के संदेशों का प्रचार करने गए थे। गुरु कौन थे? अब भी जस्ट पढ़ा है हमने, रामकृष्ण परमहंस। अपने गुरु के संदेशों का प्रचार करने गए तो राजस्थान में खेतड़ी रियासत, याद रखिएगा कौन सी, राजस्थान की खेतड़ी रियासत के महाराजा कुंवर अजीत राज सिंह, क्या नाम था महाराजा का? कुंवर अजीत राज सिंह के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम बदलकर विवेकानंद रखा। तो इस प्रकार से खेतड़ी के महाराजा के सुझाव पर ही स्वामी विवेकानंद, जिनका एक्चुअल नाम नरेंद्र नाथ था, वे नरेंद्र नाथ से हुए स्वामी विवेकानंद। किसके सजेशन पर? कुंवर अजीत राज सिंह। और कुंवर अजीत राज सिंह कौन थे? वे खेतड़ी रियासत, जो कहाँ आती थी? राजस्थान में। राजस्थान की खेतड़ी रियासत के महाराजा थे। और महाराजा के ही खर्च पर वर्ष 1893 में वे अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म या सनातन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे थे। आ रही है बात समझ में? तो राजस्थान की खेतड़ी रियासत में जब ये अपने गुरु के संदेशों का प्रचार कर रहे थे तो उस समय खेतड़ी के महाराजा अर्थात कुंवर अजीत राव सिंह के कहने पर ही इन्होंने अपना नाम नरेंद्र नाथ से क्या कर लिया? विवेकानंद। और खेतड़ी के महाराजा अर्थात कुंवर अजीत राज सिंह के कहने पर ही ये वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे थे। 11 सितंबर वर्ष 1893 को, डेट याद रखिएगा कौन सी है? 11 सितंबर वर्ष 1893 को इन्होंने अपना ओजपूर्ण भाषण दिया और प्रसिद्ध हुए। विवेकानंद के भाषण के विषय में द न्यूयॉर्क हेराल्ड, जो एक कहना चाहिए बहुत ही प्रसिद्ध समाचार पत्र था, कौन सा? द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा कि विवेकानंद का भाषण सुनने के पश्चात ऐसा लगता है कि भारत जैसे देश में जहां स्वामी जी जैसे ज्ञानी रहते हैं, मतलब तारीफ की गई किसकी? विवेकानंद की। और क्या कहा गया कि भारत जैसे देश में जहां स्वामी जी जैसे ज्ञानी रहते हैं, उसे सुधारने के लिए पश्चिम से प्रचारक भेजना एक मूर्खतापूर्ण कार्य है, क्योंकि अभी तक यही माना जाता था कि भारतीय कैसे हैं? अनकल्चर्ड। लेकिन स्वामी जी ने जो अपना भाषण दिया, उस भाषण की शुरुआत ही करी थी मेरे बहनों और भाइयों से, ठीक है, जिससे तालियां बज उठी थी। पहले तो स्वामी जी को इवन कॉन्फ्रेंस में प्रवेश ही नहीं दिया जा रहा था, लेकिन फिर कहना चाहिए कि कुछ साथियों, इसमें विशेषता एक महिला थी, उनके कहने पर या कहना चाहिए उनके सजेशन पर इन्हें एंट्री दी गई थी, क्योंकि स्वामी जी अपने वही भगवा कुर्ता वगैरह पहनकर पहुंचे थे और वहां पर सब जो ड्रेस कोड था वो कोट पैंट हुआ करती थी। ये सब कहना चाहिए कि ऐसी बातें थी। क्यों उनको प्रवेश इसलिए भी नहीं दिया जा रहा था क्योंकि माना जाता था कि भारतीयों का कोई कल्चर जो है अंग्रेजी कल्चर से काफ़ी पीछे है। लेकिन जब स्वामी जी ने बोलना चालू किया तो तालियां बज उठी और स्वामी जी उसी दिन से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुके थे। इसीलिए उनकी ख्याति ने ही ऐसा कहना चाहिए कि उजाला पैदा किया पूरे विश्व में कि न्यूयॉर्क हेराल्ड जैसे समाचार पत्र ने ये लिखा कि ऐसा देश जहां स्वामी जी जैसे ज्ञानी बसते हैं, वहां पर लोगों को शिक्षित करने के लिए पश्चिमी देशों से दार्शनिक भेजना एक मूर्खतापूर्ण बात है। ठीक है, तो इन्होंने पूरे विश्व में अपनी ख्याति अपने इस 1893 के भाषण से फैला दी। अब इतना ही नहीं, इन्होंने भविष्य का भी कहना चाहिए पूर्वानुमान लगाया था। और भविष्य के पूर्वानुमान में इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में समस्त विश्व पर सर्वहारा वर्ग और दलितों का शासन होगा।
क्योंकि कहना चाहिए कि जो शासित वर्ग था, शासित वर्ग को हम बोलते थे सवर्ण समाज। सवर्ण समाज के विरुद्ध लगातार सर्वहारा वर्ग एकजुट होता जा रहा था। तो स्वामी जी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि जल्दी ऐसा समय आने वाला है कि विश्व में सर्वहारा वर्ग एवं दलितों का शासन होगा। उन्होंने स्थान तक बता दिया था कि इसकी शुरुआत रूस में और चीन से होगी। तो हमने देखा ही है कि रूस में बहुत ही जल्द 1917 में क्रांति हो गई थी, जिसमें वहां के सर्वहारा वर्ग ने वहां के शासक जार को आपदस्थ कर दिया था। इसी प्रकार चीन में भी इस प्रकार की क्रांतियां हुई थी। तो ये स्थान तक बता दिए थे स्वामी जी ने। विवेकानंद ने 3 वर्ष तक शिकागो में प्रवास किया और इस दौरान फरवरी 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी कहाँ स्थापित की थी इन्होंने? 1896 में न्यूयॉर्क में। और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की। विवेकानंद ने पूरे अमेरिका एवं इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड तथा जर्मनी की यात्रा की। मतलब विश्व के लगभग सभी बड़े देशों की यात्रा स्वामी जी ने की थी। और 4 वर्ष विदेशों में भ्रमण के पश्चात वे भारत वापस लौटे। वर्ष 1897 ईस्वी में स्वदेश वापस आने पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ठीक है, याद रखिएगा कि रामकृष्ण मिशन से पहले ये न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम स्थापित कर चुके थे, परंतु स्वदेश वापस लौटते ही इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1899 में कलकत्ता के पास बेलूर में रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थापित किया गया और इस संस्था का दूसरा मुख्यालय अल्मोड़ा के पास मायावती नामक स्थान पर स्थापित किया गया। 1899 में पुनः वे अमेरिका गए और सन 1900 में पेरिस में आयोजित द्वितीय धर्म सम्मेलन, जिसका शीर्षक था कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स, में भाग लिया। तो इन्होंने सिर्फ पहले विश्व धर्म सम्मेलन में ही नहीं, पेरिस में जो दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था उसमें भी भाग लिया था। 4 जुलाई वर्ष 1902 को कलकत्ता में स्वामी जी का देहावसान हो गया। तो ये यात्रा रही थी किसकी? स्वामी विवेकानंद की। अब इन सब के अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताते थे, क्योंकि इन पर प्रभाव इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का पड़ा था और रामकृष्ण परमहंस ने सभी धर्मों को एक माना था और उन्हीं की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया स्वामी विवेकानंद ने। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया था तथा मूर्ति पूजा व बहुदेववाद का समर्थन किया था। इसी कारण 19वीं शताब्दी में इन्हें नव हिंदू जागरण का संस्थापक भी कहा जाता है। किसे? स्वामी विवेकानंद को क्या कहा जाता है? नव हिंदू जागरण का संस्थापक। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी जी के विषय में लिखा है कि जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत से एग्जामों में पूछा जा चुका है कि किसने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था? तो किसने कहा था? श्री सुभाष चंद्र बोस ने। और क्या कहा था कि जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। जैसा कि सेकंड पार्ट में अपन ने चर्चा करी थी चिरोल के बारे में, जो इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे, जिन्होंने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा था। इन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या लिखा है तो इसको भी समझिएगा। इंडियन अनरेस्ट के लेखक चिरोल ने कहा कि वह प्रथम हिंदू थे जिनके व्यक्तित्व से
भारत की प्राचीन सभ्यता और राष्ट्र होने के उसके नवजात हक के लिए विदेश में निर्णायक स्वीकृति प्राप्त हुई थी। यानी कि स्वामी जी के भाषण से विदेशियों ने एक्सेप्ट किया था कि हाँ, भारत एक राष्ट्र था, राष्ट्र है और राष्ट्र रहेगा। इसीलिए इन्हें स्वतंत्रता आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी गई है। विवेकानंद ने अपनी पुस्तक मैं समाजवादी हूं के माध्यम से भारत के सवर्ण वर्ग से एक अपील की थी कि वे अपने पद और सुविधाओं का परित्याग करते हुए निम्न वर्ग के साथ मिलकर जीने का आह्वान करें। आ रही है बात समझ में कि सवर्णों के पास तो बहुत कुछ था, इसीलिए जो बहुत कुछ चीजें सवर्णों के पास थी उनका परित्याग किया जाए और उनके परित्याग करने से जो भी चीजें शेष बचती हैं वो दलितों को दी जाए या निम्न वर्ग को दी जाए और सभी लोग समान संसाधनों का प्रयोग करके अपना जीवन यापन करें। ये अपील करी थी स्वामी जी ने। एक आयरिश मूल की महिला मार्गरेट नोबल, जिन्हें सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है, विवेकानंद की शिष्या बनी और रामकृष्ण मिशन के माध्यम से स्वामी जी के विचारों का प्रचार प्रसार किया। तो ये याद रखिएगा कि आयरिश मूल की महिला थी कौन? मार्गरेट नोबल, जिन्हें सिस्टर निवेदिता नाम से जाना जाता था। इन्होंने भी स्वामी जी के विचारों का काफी ज्यादा प्रचार प्रसार किया। तो इतना जो है स्वामी विवेकानंद जी के विषय में आपको याद रखना है। अब हम इस लेक्चर के सेकंड पार्ट पर चलते हैं, जिसका शीर्षक है थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इस लेक्चर के इस सेकंड पार्ट में आज हम अध्ययन करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी का। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1875 में मैडम H.P. ब्लावत्स्की द्वारा न्यूयॉर्क में की गई। मैडम H.P. ब्लावत्स्की एक रूसी महिला थी, लेकिन इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापित की कहाँ? यूएसए में। यूएसए के कहाँ? न्यूयॉर्क में। कुछ समय बाद एक अमेरिकी सेना के कर्नल MS अलकाट भी इनसे आकर मिल गए। अर्थात शुरुआती तौर पर थियोसॉफिकल सोसाइटी का संचालन मैडम H.P. ब्लावत्स्की, जो रूसी महिला थी, और अमेरिकी सेना के एक कर्नल MS अलकाट ने किया। वर्ष 1879 में यह संस्था जो न्यूयॉर्क में स्थापित थी, उसका प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क से बंबई स्थानांतरित किया गया। ठीक है, तो संस्थापित तो हुई थी संस्था कहाँ? न्यूयॉर्क में, लेकिन 1879 में इसका कार्यालय न्यूयॉर्क से ट्रांसफर कर दिया गया कहाँ पर? बंबई में। अब 1882 में इस सोसाइटी का जो अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय है वो मद्रास के समीप अड्यार नामक स्थान पर स्थापित किया गया। ठीक है, तो न्यूयॉर्क से बंबई और फिर 1882 में ट्रांसफर हुआ कहाँ? मद्रास के समीप अड्यार नामक स्थान पर। और कुछ समय बाद बेंगलोर, बंबई, सूरत एवं लुधियाने में इस सोसाइटी की शाखाएं स्थापित की जाने लगी। ठीक है, अब ये पश्चिमी विद्वान भारतीय संस्कृति और उसके आध्यात्मिक विचार से अत्यंत प्रभावित थे। क्यों आए थे ये लोग भारत? भारत आने का कारण ही ये था कि भारतीय धार्मिक दर्शन से ये लोग अत्यधिक प्रभावित हुए थे। थियोसोफिस्टो, थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य ही कहलाते थे क्या? थियोसोफिस्टो। थियोसोफिस्टो का हिंदू धर्म के पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांतों पर विश्वास था। तो कौन कौन से दो सिद्धांतों पर इनका विश्वास था? हिंदू धर्म का पुनर्जन्म का सिद्धांत और कर्म के सिद्धांत पर इनका विश्वास था। साथ ही ये लोग हिंदू धर्म के सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। ठीक है, तो हिंदू धर्म से प्रभावित होकर ये लोग न्यूयॉर्क से आ गए कहाँ? भारत। और भारत में अड्यार, जो मद्रास के पास आता है, उस स्थान को अपना मुख्यालय बनाया।
यह संस्था भी भारत में धार्मिक एवं सामाजिक जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगी। अर्थात भारत में सामाजिक उद्धार एवं धार्मिक जागर, यह कहना चाहिए कि अपने अधिकारों के प्रति जन जागरण का कार्य थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में किया। इसी संस्था से संबंधित थी एनी बेसेंट, जिन्होंने भारतीय राजनीति में भी अपनी भूमिका अदा की। 1888 में एनी बेसेंट, जो मूलतः आयरिश मूल की महिला थी, ने इंग्लैंड में इस सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की। क्योंकि सोसाइटी नो डाउट न्यूयॉर्क में स्थापित थी, लेकिन विश्व के बड़े बड़े शहरों तक ये सोसाइटी पहुंच चुकी थी। तो एनी बेसेंट, जो कि आयरिश मूल की महिला थी, इन्होंने इंग्लैंड में इस सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की। साथ ही 1893 में शिकागो विश्व धर्म सभा में भाग लिया। किसने? एनी बेसेंट ने। 1893 में शिकागो विश्व धर्म सभा में इन्होंने भाग लिया। ये वही सभा है जिसका अध्ययन अपन ने इस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में किया था, अर्थात प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने अपना वक्तव्य दिया था। जिस समय स्वामी विवेकानंद ने अपना वक्तव्य दिया, उस समय श्रीमती एनी बेसेंट वहां पर मौजूद थी। इसके बाद 1893 में वे लौट आए और 1907 में कर्नल अलकाट, जो अमेरिका सेना के एक कर्नल थे, कर्नल अलकाट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट ही थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी। इस सोसाइटी की विचारधारा को देव विज्ञान की संज्ञा दी गई है। मतलब इस संस्था ने जिस धार्मिक विचारधारा का प्रचार प्रसार किया, उस धार्मिक विचारधारा को नाम दिया गया क्या? देव विज्ञान। अभी देव विज्ञान क्यों कहा गया? क्योंकि इस विचारधारा में धर्म, दर्शन और रहस्य विद्या का अद्भुत मिश्रण मिलता है। किसका? धर्म, दर्शन एवं रहस्य विद्या का। इसीलिए इस विचारधारा को कहा गया क्या? देव विज्ञान। थियोसोफिस्टों ने अपने दार्शनिक सिद्धांत मूलतः हिंदू और बौद्ध धर्म से ग्रहण किए। कहाँ से ग्रहण किए? हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म से अपने दार्शनिक विचारों को ग्रहण किया। बौद्ध धर्म भी आधारित तो सांख्य दर्शन पर ही है। इसीलिए कहा जाता है कि इस संस्था के धार्मिक विचार प्रेरित थे सांख्य दर्शन से और वेदांत दर्शन से। एनी बेसेंट ने ईश्वर की एकता, विश्व बंधुत्व, बहुदेववाद, आत्मा की अमरता तथा कर्म सिद्धांत को अपने धार्मिक शिक्षा का केंद्र बनाया और धीरे धीरे वे हिंदू हो गए। मतलब थियोसोफिकल सोसाइटी ने जो धार्मिक शिक्षा दी, वो धार्मिक शिक्षा किससे संबंधित थी? ईश्वर की एकता, विश्व बंधुत्व, बहुदेववाद, आत्मा की अमरता व कर्म सिद्धांतों से। ठीक है। और इनसे प्रेरित होकर एनी बेसेंट भी हिंदू हो गए। वह भारत के प्राचीन धर्म में अगाध श्रद्धा एवं विश्वास रखती थी। किसी पाश्चात्य युवती के भारत धर्म में अटूट विश्वास और श्रद्धा के कारण भारतीय नव युवकों में एक आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की भावना जागृत हुई। क्या हुआ? जब भारतीय नव युवकों ने इस बात का अवलोकन किया कि भाई पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से लोग आ रहे हैं और हमारी सभ्यता और संस्कृति का समर्थन कर रहे हैं, तो इससे एक अटूट विश्वास जागृत हुआ भारतीय युवकों में, और इस विश्वास के कारण ही उनमें राष्ट्र के निर्माण की अलख जागृत हुई। बेसेंट ने वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी, जहां हिंदू धर्म और पाश्चात्य वैज्ञानिक विषय पढ़ाए जाते थे। एक संस्था स्थापित की जो कहलाई क्या? सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जहां पर हिंदू धर्म और पाश्चात्य वैज्ञानिक विषय पढ़ाए जाते थे। आगे चलकर एनी बेसेंट द्वारा स्थापित यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से परिवर्तित हुआ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। यही वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है जो आज BHU के नाम से लोकप्रिय है। ठीक है।
तो यही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शुरुआती स्वरूप क्या था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज का, जिसे स्थापित किया था किसने? श्रीमती एनी बेसेंट ने। बेसेंट ने आयरलैंड के होम रूल लीग की भांति भारत में भी होम रूल लीग की स्थापना की तथा स्वराज्य के आंदोलन में एक महती भूमिका अदा की। ये हम आगे पढ़ेंगे। एनी बेसेंट अभी खत्म नहीं हुआ है टॉपिक। अभी तो हमने एनी बेसेंट और थियोसोफिकल सोसाइटी के साथ उनके संबंध का अध्ययन किया है। अब एनी बेसेंट किस प्रकार से होम रूल लीग का संचालन करती हैं भारत में, उसका अध्ययन हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे। सामाजिक क्षेत्र में भी थियोसोफिकल सोसाइटी ने छुआछूत, जाति पाति, बाल विवाह आदि का व्यापक विरोध किया। इस प्रकार से धार्मिक एवं सामाजिक दोनों क्षेत्रों में एक अतुलनीय भूमिका अदा करी किसने? थियोसोफिकल सोसाइटी ने और श्रीमती एनी बेसेंट ने। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप वो डाउट लिखिए, मैं जल्द से जल्द उसको रेक्टिफाई करने का प्रयास करूंगा। और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट अब चौथा लेक्चर हम जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।